था कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। अब वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा वक्रता त्रिज्या को जो मापा जाता है वह मीटर से भी मापा जाता है, सेंटीमीटर से भी मापा जाता है, मिलीमीटर से भी मापा जाता है, किलोमीटर से भी मापा जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर विकल्प नंबर चौथा क्या होगा? सही होगा। ख वाला प्रश्न दिया गया है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण, अब यहाँ पर बताना है जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। तो यह कब अधिक होता है? पहला दिया गया है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, दूसरा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, सघन एवं विरल माध्यम के संयुक्त सतह की दिशा में जा रही है, दोनों माध्यम एक ही हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला जो होगा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो प्रकाश की किरणें अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। तो इसमें विकल्प नंबर 1 जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी पेपर को जो है संपूर्ण यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ विकल्प नंबर जो है 1 जो है क्या सही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो अब अगला प्रश्न जो दिया गया है गौ वाला प्रश्न देख सकते हैं। गौ वाला प्रश्न क्या दिया गया है? अब यह न्यूमेरिकल प्रश्न है, इसको हल करके आपको बताया जाएगा। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़ों को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। कितने बराबर में? 4 भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाए? R डैश है तो R डैश बटा R का अनुपात मान होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, 1/4 है, 4 है, 16 है, 1/16 है। इसमें R डैश बटा R का अनुपात पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध को कितने बराबर भागों में काटा गया है? तो 4 बराबर भागों में काटा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको कैसे हल किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे R1 बराबर क्या हो जाएगा? R/4, मतलब ये पहला भाग हो गया, R/4 दूसरा भाग हो गया, R/4 तीसरा भाग हो गया और R/4 जो है चौथा भाग हो गया। इसमें चारों में जो है देख सकते हैं बराबर भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ कितने प्रतिरोध हैं? 4 प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3, R4 है। अब यहाँ पर इसको समांतर क्रम में जोड़ना है तो लिखेंगे समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं 1/R डैश। अब यहाँ पर R डैश क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसको R डैश से प्रदर्शित किया जाएगा। तो 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। यह किसका सूत्र है? तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है। 1/R डैश हो जाएगा 1/R1 का मान, तो R1 का मान ऊपर देख सकते हैं R बटा क्या है? 4 है, R2 का मान भी वही है। तो यहाँ R1 की जगह क्या लिखेंगे? R/4, R2 की जगह R/4, 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 मतलब R1, R2, R3, R4 का मान आपस में क्या है? बराबर हैं। अब ये 4 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा तो 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4 और 4 एकन्नम 4, जो नीचे है वो कहाँ भेज सकते हैं? ऊपर भेज सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? 4/R, 4/R, 4/R और 4/R। इसमें देखेंगे जो है हर आपस में क्या है? तो इनमें चारों में देख सकते हैं हर आपस में बराबर हैं। तो यहाँ R R R R जो हर बराबर है तो नीचे क्या लिख देंगे? R लिख देंगे। 4 4 8 4 12 4 16, तो 16 बटा क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ये लाइन जो है आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ रहा हो कैसे इसको सॉल्व किया गया। आगे देख सकते हैं कि अब यहाँ पे इसका उल्टा कर देंगे। R डैश ऊपर जाएगा, 1 नीचे जाएगा, R ऊपर जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा। तो R डैश बटा 1 बराबर R बटा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो यह लाइन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यह R को जो है यह अंश में है, इसको हर में जब भेज देंगे तो यह R जो ऊपर
था या अंश में था या हर में आ जाएगा और 1 वाला वहाँ भेज देंगे तो क्या बन जाएगा 1/16 हो जाएगा। मतलब इसमें विकल्प नंबर चौथा जो है क्या है सही है। विकल्प नंबर चौथा में जो है ऑप्शन में क्या दिया गया था 1/16 दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 1/16 ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो यह कैसे सिद्ध हुआ आप सभी विद्यार्थी समझ में आ गया होगा कैसे इसको सिद्ध करके बताया गया। तो इसे चाहे तो अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आया हुआ था कि वैद्युत धारा का मापन किया जाता है। अब वैद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? वोल्ट मीटर से कि अमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, ऊर्जा मीटर से। तो याद रखेंगे वैद्युत धारा को जो मापन किया जाता है अमीटर से किया जाता है। किससे? अमीटर से जो है धारा को मापा जाता है। इसमें विकल्प नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो भौतिक विज्ञान में जो है क ख ग और घ यहाँ पर देख सकते हैं 4 प्रश्न जो है बहुविकल्पी पूछा जाता है। चारों प्रश्न जो है आपसे विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब अगला प्रश्न यहाँ देख सकते हैं कि अगला प्रश्न क्या आया हुआ है। तो 2 का कॉम आया है प्रकाश परावर्तन का नियम क्या नियम है? तो प्रकाश परावर्तन का क्या नियम बताना है? इन्हें रेखा चित्र भी बनाकर समझाइए। तो प्रकाश परावर्तन का नियम बनाना है और बताना है और इसका रेखा चित्र भी बनाना है। तो अब यहाँ देख सकते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पर नोट कर लेंगे प्रकाश परावर्तन का नियम। यह 2 का क प्रश्न है। प्रकाश परावर्तन के क्या नियम है? रेखा चित्र भी बनाकर समझाइए। तो रेखा चित्र जो बनाया जाएगा कि यह जो है दर्पण है और दर्पण पे जो प्रकाश की किरणें आ रहा है और टकरा करके उसी माध्यम में प्रकाश की किरणें क्या हो जा रहा है वापस चला जा रहा है। जो किरण आता है इस किरण का नाम क्या होता है? आपतित किरण होता है। और जो टकरा करके जो किरण जाता है उस किरण का नाम होता है परावर्तित किरण होता है। और बीच में क्या होता है? तो ये जानते हैं अभिलंब होता है। तो यहाँ पर इसका नियम बताना है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के मुख्य नियम 2 बने हैं। प्रकाश का परावर्तन का मुख्य नियम कितने हैं? 2 हैं। पहला नियम क्या है? जो किरण आ रहा है देखेंगे आपतित किरण भी यहीं पर है, परावर्तित किरण भी यहीं पर है और अभिलंब भी देखेंगे यहीं पर है। तीनों जो है एक ही बिंदु पर स्थित हैं। कौन कौन है? तो कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होता है। इसमें क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ पर है? एक ही तल पर स्थित है। और ये बीच का जो कोण देख रहे हैं आपतन कोण यह है परावर्तन कोण, आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दूसरा लिखेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई का क्या नाम है? तो आपतन कोण है। और कोण आर का क्या नाम है? तो परावर्तन कोण है। तो कोण आई बराबर कोण आर हो गया। तो इसमें 2 नियम थे, दोनों नियम जो है समझ में आ गया होगा। और इन्हें रेखा चित्र भी बनाकर समझाइए। तो यही रेखा चित्र इसका हो जाएगा कि प्रकाश की किरणें आया है टकरा करके जो है उसी माध्यम में वापस लौट गया है। तो समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। बहुत आसान प्रश्न आया हुआ था। एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या है। क मीटर है? 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर है तो उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखेगा? 2 नंबर का यह प्रश्न है। बहुत ही आसान है, बस इसका भाषा दूसरा दे दिया गया है। अब बच्चे जो है इस भाषा को पढ़ करके जो है डर गए होंगे कि बहुत कठिन क्वेश्चन है, लेकिन यह प्रश्न बहुत ही सरल है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें जो दिया गया है वक्रता त्रिज्या इसमें कितना दिया गया है? तो देख सकते हैं 2 मीटर वक्रता त्रिज्या है। तो वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करेंगे? तो आर बराबर जो है 2 मीटर है। वक्रता त्रिज्या किसे दिखाते हैं? आर से। और आर बराबर कितना है? 2 मीटर दिया गया है। और जब वक्रता त्रिज्या दे देता है प्रश्न में तो सबसे पहले फोकस निकालना पड़ता है। तो फोकस का सूत्र होता है एफ बराबर आर बटा 2। मतलब फोकस दूरी किसे कहेंगे? वक्रता के आधा भाग ही क्या कहलाता है?
फोकस कहलाता है। तो यहाँ लिखेंगे r के जगह पे 2 लिख लेंगे, 2 से 2 में भाग करेंगे तो f का मान क्या आ जाएगा 1 मीटर। तो इसमें फोकस दूरी कितना हो गया 1 मीटर हो गया। अब यहाँ पे लिखा है उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार उससे 4 मीटर की दूरी पर है। तो जब मतलब दूसरा जो हमारा मोटर जो बाइक है वह कितने दूरी पर है 4 मीटर की दूरी पर है, तो वह वस्तु के रूप में कार्य करेगा। इसलिए लिखेंगे इसको u बराबर -4 मीटर हो जाएगा। u बराबर क्या आ जाएगा -4 मीटर। u का नाम क्या है तो वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी मतलब कौन है तो दूसरा जो बाइक है वह 4 मीटर की दूरी पर है, तो u बराबर -4 मीटर। और यहाँ प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा तो v बराबर क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक हो जाएगा। और यहाँ पे सूत्र लिखेंगे दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र जो है आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। यह किनका सूत्र है तो दर्पण का सूत्र है। अब यहाँ 1/v को उतार देंगे क्योंकि v की गणना करना है, प्लस हो जाएगा 1/u। u का मान कितना है तो u का मान -4 है, तो यहाँ -4 हो जाएगा। 1/f, f का मान 1 हो जाएगा। प्लस माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा माइनस हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। -1/4 को जो पक्षांतर कर लेंगे तो यह हो जाएगा 1/4 प्लस में हो जाएगा। यह -1/4 जब पक्षांतर किया गया तो क्या बन गया +1/4 हो गया। 1/v बराबर, अब यहाँ पर जो है चाहे तो आप कैंची गुणा कर सकते हैं या एलसीएम ले सकते हैं। 4 × 4, 1 × 1 और 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 × 4 हो जाएगा। और 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 1/v बराबर 5 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यह लाइन जो है आपसे विद्यार्थी समझ लेंगे कैसे इसको सिद्ध करके यहाँ पे लाया गया। अब आगे देख सकते हैं v बराबर जो है इसका उल्टा कर लेंगे। v ऊपर जाएगा, 1 नीचे जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 5 नीचे जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। तो क्या बनेगा 4/5 हो जाएगा। 5 से जो है 4 में जब भाग करेंगे तो 5/40, दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 5/ क्या बनेगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.8 मीटर आ जाएगा। और 0.8 मीटर को अगर सेमी में बदलेंगे तो 100 से अगर गुणा कर देंगे तो 80 सेमी हो जाएगा। यहाँ तो चाहे मीटर में लिख सकते हैं, हाँ मीटर से अगर सेमी में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो वह सेमी में आएगा। तो यहाँ प्रश्न जो मीटर में दिया गया है तो उत्तर भी आप मीटर में ही लिखिए, तो 0.8 मीटर जो है आ जाएगा। बहुत सरल सवाल था, लेकिन क्या है इसमें भाषा जो दिया गया था सवाल का वह थोड़ा सा कठिन दिया गया था। बहुत इजी है, बस आप लोग भाषा को पकड़िए। अब अगला देखेंगे अगला प्रश्न क्या आया हुआ था। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि 2 का ग है, एक उत्तल लेंस आवर्धन लेंस के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख की सहायता से समझाइए। तो यहाँ पर क्या दिया गया, एक उत्तल लेंस आवर्धन लेंस के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाएगा। तो इसका उत्तर होगा किसी उत्तल लेंस को फोकस दूरी एवं प्रकाश की केंद्र के मध्य पर रखकर आवर्धन लेंस के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कोई उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी और कहाँ पर प्रकाश की केंद्र के मध्य पर रखकर आवर्धन लेंस के रूप में क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसका आरेख बनाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह आरेख बना हुआ है कि यहाँ पर जो है क्या है वह यहाँ पर यह वस्तु रखा गया है और यह उत्तल लेंस लगा हुआ है और यहाँ से फोकस किया जा रहा है। तो यह फोकस आगे जाकर के यह वस्तु का प्रतिबिंब जो है क्या बना है बड़ा बना हुआ है। तो चाहे तो इसका आरेख भी आप लोग खींच सकते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है कि वस्तु का जो हमारा उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्रकाश की केंद्र के मध्य में रखना है। कहाँ पे रखना है मध्य में, मध्य मतलब बीच में रखकर आवर्धन लेंस के रूप में क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है समझ में आ गया होगा कि उत्तल लेंस आवर्धन लेंस के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो 2 का ग जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 3 का क में कौन सा प्रश्न आया हुआ था। तो देख सकते हैं 3 का क में जो आया है, 3 प्रतिरोध जिनकी प्रतिरोधकता क्या दिया है 2 ओम है, 3 ओम है, 6 ओम है, इनका किस क्रम में संयोजन किया जाए कि उनका परिणामी प्रतिरोध का मान क्या हो जाए 4.5 ओम हो जाए, 1 ओम हो जाए। तो यहाँ पर बताना है कि मतलब 2 ओम को, 3 ओम को और 6 ओम को आप किस क्रम में जोड़िए कि इसका उत्तर पहला जो है 4.5 आना चाहिए और दूसरा उत्तर जो है 1 ओम आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे
कि यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देंगे कि हमको 4.5 ओम लाना है। अब 4.5 ओम कैसे आएगा, तो 2 ओम को 6 ओम को किस क्रम में जोड़ दें, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जब 2 को 6 को जब जोड़ लेंगे तो जो उत्तर आएगा वह उत्तर और 3 ओम को जो मिलाएंगे तो कौन सा क्रम बनेगा, श्रेणी क्रम बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 ओम 2 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1 क्या होता है, r2 होता है। यह किस क्रम का सूत्र है, तो समांतर क्रम का सूत्र है। 1/r डैश उतर जाएगा। 1/r1 का मान क्या है, तो r1 का मान 6 है और r2 का मान क्या है, 2 है। तो यहाँ पर 1/6 हो गया, 1/2 हो गया। अब यहाँ देखेंगे दोनों का हर आपस में क्या है, बराबर नहीं है, 6 है और ये 2 है। तो यहाँ पर हर बराबर करने के लिए यहाँ अंश में और हर में 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर लेंगे तो हर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 1/6 हो गया प्लस यहाँ 1/2 3 से गुणा करेंगे तो 3 एक नाम 3 2 तिहाई 6 3/6 हो गया। दोनों का हर आपस में क्या हो चुका है, बराबर हो गया। 1/r डैश बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, 3 और 1 4 जोड़ेंगे तो 3 और 1 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मान आया है 1/r डैश का मान आ गया 4/6 आ गया। अब इसको उल्टा करेंगे तो r डैश ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, 6 ऊपर जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, उल्टा कर लेंगे और 4 से जब 6 में भाग कर देंगे तो यह 1.5 ओम आ जाएगा। तो जब 1.5 ओम आया, यह किस क्रम में आया था, तो यहाँ पर दोनों को जब जोड़ा गया था तो यह समांतर क्रम में था। अब इसको हल किए तो 1.5 ओम आ गया। अब यह 1.5 और 3 ओम किस क्रम में रहेगा, तो श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पर 1.5 ओम 3 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या हो जाएगा, अब यहाँ r डबल डैश कर लेंगे, यहाँ पर एक डैश था यहाँ डबल डैश हो जाएगा, r1 प्लस r2 हो गया। r1 का मान 1.5 आया, अब इसको r1 मान लेंगे और इसको क्या मानेंगे, अब r2 मानेंगे। तो 1.5 प्लस 3, अब 1.5 में 3 जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा, 4.5 ओम हो जाएगा। तो 4.5 ओम लाना था, कितना आसान था कि जो है 4.5 ओम आ गया। अब क्या लाना है, अब हमको लाना है 1 ओम। अब 1 ओम कैसे आएगा, अब 1 ओम ला करके आपको दिखाया जाएगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ 2 लिख लेंगे और यहाँ पर अब बताना है 1 ओम लाना है। अगर R1 मतलब R1 क्या था, 2 ओम था। अगर 2 ओम को और यहाँ पे क्या लिख दें, 3 ओम को और क्या दिया गया था प्रश्न में, 6 ओम को। अब ये तीनों को जो है अगर हम समांतर क्रम में जोड़ दें, किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में है तो देखेंगे क्या उत्तर 1 आ रहा है। तो सूत्र क्या होता है, 1/r बराबर सूत्र होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, r3 हो जाएगा। 1/r बराबर 1/r1 का मान 2 हो गया, r2 का मान 1/3 हो गया और r3 का मान 6 हो गया। अब यहाँ पर इसका एलसीएम जब लेंगे तो नीचे एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 तिहाई 6 3 हो गया, 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 यहाँ 6 है तो यहाँ ऊपर अंश में 1 हो जाएगा। 3 2 5 1 6 हो गया। 1/r बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर 6 और नीचे 6 और इसका उल्टा भी करेंगे तो r/1 बराबर क्या बनेगा, 6/6 हो जाएगा। 6 से 6 कट गया, r बराबर जो है कितना आ गया, 1 ओम आ गया। तो 1 ओम लाना भी था तो इसका मतलब 1 ओम कब आएगा, जब 2 ओम को 3 ओम को और 6 ओम को किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो वह 1 ओम आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सीखेंगे यहाँ पर 3 का ख। तो ख वाला प्रश्न में देखें क का इसमें देखेंगे अथवा एक प्रश्न दे दिया गया है। अब अथवा में क्या दिया गया है, एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है समझाइए। या आप इस सवाल को लगाइए या इस प्रतिरोध के जो है कारकों के बारे में बताना है, किस पे निर्भर करता है। इस पे भी 4 नंबर है और इस पे भी 4 नंबर है, तो दोनों में से कोई एक ही प्रश्न का करना है। तो अब इस उत्तर को भी समझ लेते हैं, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ लिखेंगे कि जब चालक का प्रतिरोध की निर्भरता, हेडिंग नोट कर लेंगे। अब चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर रहता है, तो चालक का जो प्रतिरोध होता है वह
लंबाई पर निर्भर रहता है। तो लिखेंगे यहाँ पर चालक का प्रतिरोध चालक के लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो R अनुक्रमानुपाती L मतलब चालक का जो प्रतिरोध है वह चालक के लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। पहला निर्भर करता है। अब दूसरा चालक का जो प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, तो लिखेंगे चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि यहाँ बटा में है इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती, और यहाँ बटा में नहीं है इसलिए इसका नाम क्या है, अनुक्रमानुपाती। तो चालक का प्रतिरोध चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताइए कितना आसान है। आप चाहे सवाल लगाइए या इसको जो है इसका निर्भर बताना है, प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध जो है दो कारकों पर निर्भर करता है। तो ये दोनों कारक जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब हम यहाँ पर प्रश्न देखेंगे 3 का ख प्रश्न क्या पूछा गया है। तो 3 का ख दिया गया है कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक ही पढ़ सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए 25 सेमी की दूरी पर पुस्तक रख कर पढ़ने के लिए किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी का लेंस का प्रयोग करना चाहिए, चित्र बनाकर भी समझाइए। 4 नंबर का यह प्रश्न है। अब इसको जो है हल करके बताया जाएगा कि इस न्यूमेरिकल को कैसे इसको हल किया जाएगा। तो यहाँ पर दूर दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति है और कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी को पढ़ सकता है। तो पढ़ सकता है इसलिए भी बराबर क्या लिखेंगे, -50 सेमी हो जाएगा। और वह जो है स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी कितना दिया है, 25 सेमी है। तो u बराबर क्या हो जाएगा, -25 सेमी हो जाएगा। और f बराबर पूछा जा रहा है, f मतलब फोकस दूरी बराबर इसमें प्रश्नवाचक हो जाएगा। और लेंस का सूत्र क्या होता है, तो लेंस का सूत्र आप सभी विद्यार्थी जानते हैं क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u होता है। यह किनका सूत्र है, लेंस का सूत्र है। अब 1/f बराबर भी, तो भी का मान क्या है, -50 सेमी दिया गया है। और u का मान क्या है, -25 सेमी दिया गया है। अगला लाइन बनेगा, यह माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/50 हो जाएगा। और यह माइनस और यह माइनस जब मिलेगा तो क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा। 1/25 हो जाएगा। अब यहाँ 1/f को नीचे नोट कर लेंगे। अगला लाइन बनेगा -1/50 हो गया। अब यहाँ देखेंगे हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर नहीं है तो कितने से गुणा कर दीजिए, 2 से अंश में और 2 से हर में गुणा कर लीजिए। हर आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब 1/25 हो गया था, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 2, 25 दूना 50, 2 बटा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब दोनों का हर बराबर हो गया, 50 नीचे 50 नोट कर लेंगे। और 2 में से 1 को घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यह लाइन जो है आपसे विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब इसका उल्टा कर लेंगे, f ऊपर जाएगा 1 नीचे जाएगा, तो f/1 बराबर 50/1 हो जाएगा। उल्टा कर लेंगे और 1 में जब 50 का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, f बराबर 50 सेमी हो जाएगा। तो यहाँ फोकस दूरी कितना करना था, फोकस दूरी की गणना करना था। तो इसमें f बराबर क्या आ गया, 50 सेमी आ गया। और इसमें बताना है इसकी प्रकृति क्या है। तो इसमें प्रकृति क्या होगा, इसमें मतलब चश्मे में कौन सा लेंस लगेगा, तो लिखेंगे चश्मे में जो है उत्तल लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक 8वां प्रश्न भी दे दिया गया है। अब 8वां प्रश्न क्या दिया गया है, तो अब 8वां प्रश्न को भी देख लीजिए। क्या लिखा है, एक प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। एक प्रिज्म है, इसमें प्रकाश का जो है अपवर्तन किस प्रकार होता है, चित्र बनाकर आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण तथा विचलन कोण को क्या कीजिए, दर्शाइए। तो अब यहाँ पर जो है कैसे बनाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक प्रिज्म बनाएंगे। प्रिज्म में यहाँ पे 2 सतह जो होता है वह परावर्तक होता है। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें PQ जाएगा, इसके ऊपर किसके ऊपर गया, यहाँ पर जो है प्रिज्म पर जाएगा। तो ये प्रकाश किरण सीधा ऐसे होकर के R के बिंदु पे जाएगा और R से कहाँ पे जाएगा, S पर यह प्रकाश की किरणें जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चित्र में ABC एक प्रिज्म है। चित्र में क्या है, ABC क्या है, एक प्रिज्म है। और एक किरण जो है PQ, या देखिए PQ है और किसके तल पे गया है, तो AB वाला तल पे गया है, AB
तल AB पर क्या हो रहा है, अपवर्तित हो गया है और अपवर्तित होकर के Q से किधर गया है, R के दिशा में गया। Q से किधर, R के दिशा में चली जाती है। यह किरण अब प्रिज्म के दूसरे सतह, अब यहाँ दूसरे जो तल दिया है AC नाम है, क्या नाम है, AC है। अब AC से जो हमारा R है, R से कहाँ गया है, यस दिशा में बाहर निकल जाती हैं। इसका मतलब AB सतह जो हमारा तल जो देख रहे हैं, इस पे PQ प्रकाश आएगा और PQ प्रकाश जो है सीधे कहाँ जाएगा, अब QR के पास जाएगा और R जो है किस सतह पर है, तो किस तल पे है, तो AC तल पर है और R से कहाँ पे जाएगा, यस पे जाएगा। तो यहाँ प्रश्न क्या गया, पूछा गया था, एक प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। तो समझ में आ गया अपवर्तन की क्रिया कैसे हुआ है। यहाँ प्रकाश गया, सीधा हुआ, सीधा करके मुड़ गया। तो यही जो है किसमें घटना घटा है, तो प्रिज्म में अपवर्तन की घटना घटा है। अब यहाँ पे जो ऐसे मिला लेंगे, ऐसे यहाँ से इसको मिला लेंगे और इसको आगे की तरफ मिलाएंगे और यहाँ से भी आगे की तरफ मिलाएंगे तो यहाँ आपतन कोण हो जाएगा। यह कोण कौन सा है, आपतन कोण हो जाएगा। इसको I1 कहेंगे, इसको R1 कहेंगे, इसको I2 कहेंगे और इसको R2 कहेंगे और ये विचलन कोण डेल हो जाएगा। यह जो कोण बनेगा क्या बनेगा, विचलन कोण क्या बना, डेल बन जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, यह विचलन कोण हो गया, यह आपतन कोण हो गया, यह अपवर्तन कोण हो गया। तो यह चित्र को जो है आप सभी विद्यार्थी बना लीजिए, आपके बुक में भी ऐसे चित्र बना हुआ है। तो प्रश्न नंबर 3 का ख का अथवा भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट जो प्रश्न चौथा है भौतिक विज्ञान का, देख सकते हैं क्या दिया गया है। निम्न वैद्युत परिपथ में R1 का मान 10 ओम दिया गया है, R2 का मान और R3 का मान 20 ओम दिया गया है। ये दोनों मान आपस में क्या है, बराबर दिया गया है। और R4, R5, R6 का मान 30 ओम दिया गया। ये तीनों मान आपस में क्या है, बराबर हैं। यहाँ 2 मान बराबर है और यहाँ पर 3 मान बराबर है और यहाँ एक चित्र बना दिया गया है और चित्र में बताया गया कि A जो है एमीटर है, यह बैटरी है और ये कुंजी है। अब इनके सहायता से क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, परिपथ को 12 वोल्ट के बैटरी से संयोजित किया गया है। गणना करके बताइए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है तथा बैटरी से कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 7 नंबर का यह प्रश्न आया हुआ है। बहुत सरल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे जो चित्र बना था, अब इसी चित्र को जो है यहाँ पर बना लिया जाएगा और यहाँ पे ध्यान देंगे कि यह R2 और R3, अब यहाँ देखिए R2 और R3 यह किस क्रम में है, तो याद रखिएगा यह समांतर क्रम में है और R4, R5, R6 जो है ये भी किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो पहले इसको हल कर लेंगे, समांतर क्रम में क्या आएगा और पुनः इसको हल करेंगे तो समांतर क्रम में उत्तर क्या आएगा। जब उत्तर यह मालूम हो जाएगा तो यह उत्तर और यह उत्तर और यह R1 मिलाएंगे तो किस क्रम में बनेगा, तो श्रेणी क्रम बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों यह समांतर समांतर और ये पूरा मिलेगा तो श्रेणी बनेगा। पहले ऐसे इसको हल कर लिया जाए तो यहाँ लिखेंगे R2 और R3, कौन कौन था, R2 देख लीजिए, R2 और R3 जो है समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे यहाँ पर R2, R3 समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं 1/R बराबर 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रतिरोध R2 R3 लिए हैं इसलिए यहाँ पर R2 R3 लिखेंगे। और R2 का मान भी प्रश्न में कितना दिया गया था, 20 दिया गया था और R3 का मान भी प्रश्न में कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। तो ये दोनों का हर आपस में क्या है, बराबर हैं, 20-20 है। तो ये दोनों का हर बराबर, नीचे 20 उतर जाएगा और एक एक जोड़ लेंगे 2 हो जाएगा। इसका उल्टा कर लेंगे तो R/1 बराबर और यहाँ 20/2 हो जाएगा। 2 से 20 में जब भाग करेंगे तो R बराबर कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। इसका मतलब इसमें जो है टोटल 10 ओम का प्रतिरोध है। अब इसको हल करेंगे तो R4, R5, R6, तो लिखेंगे यहाँ पर R4, R5, R6 जो है किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, तो 1/R डैश बराबर 1/R4, 1/R5, 1/R6। तो यह कहा R4 का भी मान 30 है, R5 का भी मान 30 है और R6 का भी मान क्या है, 30 है। तीनों का हर आपस में क्या है, बराबर हैं। तो नीचे 30 हो जाएगा और एक 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 जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा, 3/30 हो जाएगा। उल्टा कर लेंगे तो 30/3 हो जाएगा। 3 को 30 में भाग करेंगे तो कितना
जाएगा 10 ओम आ जाएगा। इसका मतलब इसको भी हल किया गया तो यह 10 ओम आया और इसको भी हल किया गया तो 10 ओम आया और R1 भी 10 ओम आया। तो इसका मतलब 10 ओम 10 ओम 10 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ लिख लेंगे R1 बराबर 10 था और यहाँ 10 से जो है दूसरा वाला मान 10 ओम आया था और यहाँ 10 मतलब 2 बार ये क्यों लिखे हैं? मतलब इसका मान भी 10 है और इसका भी मान क्या है? 10 है। इसलिए R1 10 ओम श्रेणी क्रम में है। तो R डैश बराबर R1 प्लस 10 मतलब सूत्र क्या होता है? R1 R2 R3 होता है। इसलिए R1 का मान 10 हो गया, यहाँ R2 का मान 10 हो गया, R3 का मान 10 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 30 ओम जो है इस परिपथ में आ जाएगा प्रतिरोध। पूरे परिपथ में 30 ओम का प्रतिरोध है। और इसमें वोल्टेज कितना दिया गया है? 12 वोल्ट का जो है बैटरी लगा, V बराबर 12 वोल्ट हो गया। I बराबर सूत्र हो जाएगा V बटा R डबल डैश लिखेंगे क्योंकि R डबल डैश वाला जितना आएगा उसी का प्रयोग करेंगे। R डबल डैश 30 है तो यहाँ 12 में 30 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 0.4 एम्पियर आ जाएगा। या इसको जो है 3 से काट करके छोटा बना करके भाग दे दीजिए तो इसमें धारा कितना बड़ा? 0.4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है। पूरे परिपथ में अगर पूछा जाए कितना प्रतिरोध है? 30 ओम का प्रतिरोध है और इसमें धारा कितना बड़ा? तो 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है। तो प्रश्न नंबर 4 जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब इसमें एक 8वां प्रश्न भी पूछा गया है कि 8वां प्रश्न क्या है? वैद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? नामांकित चित्र की सहायता से इसकी कार्य विधि को समझाइए। भी 7 नंबर का है। ये आप सवाल नहीं लगा पाएंगे तो वैद्युत मोटर के बारे में आपको बताना है। तो वैद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो लिखेंगे यहाँ पर वैद्युत मोटर जो होता है, वैद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब विद्युत ऊर्जा के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन है? तो वैद्युत मोटर होता है। अब इसका सिद्धांत क्या है? तो लिखेंगे जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। जब कोई कुंडली है उसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा और जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसकी अपनी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। तो जब मोटर के अंदर जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके अंदर जो आर्मेचर कुंडली लगा होता है वह कुंडली क्या होता है? अपने अक्ष पर क्या होती हैं? घूमने लगती हैं। तो इसका सिद्धांत भी समझ में आ गया होगा। अब इसका जो है कार्यविधि भी पूछा जा रहा है। तो कार्यविधि कैसे लिखेंगे? जब बैटरी से कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब बैटरी से धारा जब कुंडली के अंदर जाता है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजा AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक बल कार्य करने लगता है और यह बल युग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्त घूमने लगती हैं और कुंडली के साथ उनके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। तो विभक्त वलय कब घूमते हैं? जब कुंडली के अंदर वैद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो वह जब धारा इसके अंदर जाता है तो वह जो कुंडली आर्मेचर कुंडली है वह दक्षिणावर्त घूमने लगती हैं जिसके द्वारा विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। आया था बोर्ड में धामन सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। NaOH है, NaHCO3 है, Na2CO3 10H2O है। तो NaOH जो है ये कास्टिक सोडा का सूत्र है, ये धामन सोडा का सूत्र नहीं है, यह कास्टिक सोडा का सूत्र है और यह खाने का सोडा है और यह धामन सोडा का सूत्र है और यह ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का सूत्र है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें जो है तीसरा वाला ऑप्शन Na2CO3 10H2O, इस मतलब तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। NaOH का क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे या कास्टिक सोडा कहेंगे
या इसका नाम तीसरा नाम है सोडा लाइम इसको कहा जाता है। NaOH का तीसरा नाम क्या है? सोडा लाइम। और यह जो है खाने का सोडा है और यह धामन सोडा है और यह क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। तो समझ में आ गया होगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही था? तीसरा वाला ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न दिया गया है कि 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसमें पीएच का मान होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि बिलियन को नीले लिटमस को क्या कर दे रहा है? लाल। लाल कौन करता है? अम्ल करता है। और अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। तो 7 से कम है तो क्या हो जाएगा? 6, 7, 8, 10 जो दिया गया है तो इसमें ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि बिलियन का पीएच मान कितना होता है? तो यहाँ अम्ली के लिए जो है पीएच का मान 7 से कम होता है, क्षारी के लिए 7 से अधिक होता है और उदासीन के लिए पीएच का मान क्या होता है? 7 होता है। इसमें पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है? कीटोनिक का मतलब होता है CO, इसके अंदर CO होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे CH3 COOH है, COOH है, इसमें CO नहीं है, COOH हो गया, एसिटिक अम्ल है, तो इसलिए इसमें जो है इस अम्ल होने की वजह से यह जो इसको नहीं माना जाएगा। यहाँ पे देखेंगे CH3CO, देखिए यहाँ पे CO, तो यहाँ CH3, तो इसका मतलब इसमें दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे CH3COH, मतलब COH मतलब यह एल्डिहाइड है, तो इसलिए कीटोनिक समूह नहीं है। इसमें कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। समझ में आ गया? कीटोनिक का मतलब इसमें CO उपस्थित होना चाहिए, तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन में CO है। और यहाँ पे देखेंगे COOH है, इसमें क्या है? COH है, तो इसलिए हमारा दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, उपचयन तथा अपचयन की व्याख्या 100 उदाहरण कीजिए। उपचयन अभिक्रिया तथा अपचयन अभिक्रिया क्या होते हैं, अब इनके बारे में भी समझ लेते हैं कि अपचयन और जो है अभिक्रिया क्या होता है। तो यहाँ पे 6 का क के लिए जो है यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, उपचयन। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो? संयोग होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन का दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन संयोग करता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा बहुत आसान है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो? संयोग होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे यस और O2 मिलेगा तो क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो गया है? तो ऑक्सीजन का यहाँ पर संयोग हो गया है। तो इसमें जो है रिएक्शन को आप लोग लिख लेंगे कि यस प्लस O2 एरो SO2 या C प्लस O2 एरो CO2 भी लिख सकते हैं। और अपचयन अभिक्रिया क्या होता है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है वह अपचयन कहलाता है, जो ऑक्सीजन जुड़ता है वह ऑक्सीकरण कहलाता है। बहुत आसान परिभाषा है। यहाँ पे क्या देखेंगे? यहाँ जो है CuO प्लस H2, अब H2 इसके साथ जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? CO प्लस H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो गया है? हाइड्रोजन का संयोग हो गया है। तो यहाँ पर उपचयन और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न समझेंगे। अगला प्रश्न क्या यह हुआ था? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, इससे जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है और इसे जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे? तो अब इसका उत्तर लिख लेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद रखेंगे, CaSO4 का ट्वाइज H2O। क्या है? CaSO4 का ट्वाइज H2O है, या इसका दूसरा सूत्र भी होता है CaSO4 हाफ H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है 2 सूत्र है, दोनों सूत्र में से कोई एक सूत्र जो है आपको लिखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है सूत्र समझ में आ गया होगा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की सहायता से जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ क्रिया कराने पर जिप्सम बनता है। जिप्सम मतलब सीमेंट। सीमेंट कैसे बनता है? जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? जिप्सम बनता है। CaSO4 का ट्वाइज H2O है,
है प्लस 3H2O है, और जब इसके साथ जो मिला करके गर्म करते हैं तो यह बनता है जिप्सम। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। ये किनका सूत्र है? तो जिप्सम का सूत्र है। तो समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न क्या आया हुआ था? आवर्त सारणी के आवर्त तथा वर्ग में परमाणु के आकार में क्रमशः क्या परिवर्तन होता है? तो आवर्त सारणी में आवर्त तथा वर्ग में परमाणु के आकार में क्रमशः क्या परिवर्तन होता है? तो यहाँ पे उत्तर लिख लेंगे, आवर्त तथा वर्ग में परमाणु के आकार में परिवर्तन। आवर्त तथा वर्ग के परमाणु में आकार में कैसे परिवर्तन होता है? तो पहले आवर्त में बताएंगे, उसके बाद से किस में होगा? वर्ग में होगा। तो आवर्त में क्या लिखेंगे? आवर्त में बाएं से जब दाएं जाते हैं, आवर्त सारणी में जब आवर्त में बाएं से क्या करते हैं? दाएं जाने पर जैसे जैसे तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु का आकार कम होती जाती हैं। मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु का आकार क्या होता है? कम होता जाता है। मतलब इसमें बताना था कि परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होगा। तो परमाणु के आकार में क्या हो जाएगा? वह कम होता जाएगा। कब? जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु जो है उसका आकार क्या होगा? कम होता जाता है। किसमें? आवर्त में। अब वर्ग में क्या लिखेंगे? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, याद रखेंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जैसे जैसे तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार भी क्या होता है? बढ़ती जाती है। परमाणु त्रिज्या का दूसरा नाम क्या है? परमाणु का आकार कहा जाता है। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। किसमें? वर्ग में। और आवर्त में क्या था? परमाणु आकार क्या होता था? कम होता जाता था। तो समझ में आ गया होगा। तो अब अगला प्रश्न 7 का क में दिया गया है, एसिटिक अम्ल तथा एसीटोन का आईयूपीएसी नाम लिखिए। अब एसिटिक अम्ल का और एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम होता है, कितना आसान है, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। और एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? प्रोपेनोन होता है। बहुत आसान पेपर बनाया गया था। तो एसिटिक अम्ल का क्या कहेंगे? एथेनोइक अम्ल, और एसीटोन का क्या होता है? प्रोपेनोन होता है। अगला प्रश्न दिया गया था, निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलन रासायनिक समीकरण लिखिए। अब यहाँ पर संतुलन रासायनिक समीकरण लिखना है। पहला क्या दिया गया था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस क्या बनेगा? जल बनेगा। अब यह प्रश्न में दिया गया था। अब इसको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का ट्वाइज होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? प्लस CO2 होता है। एरो गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो CaCO3 ये किसका सूत्र है? कैल्शियम कार्बोनेट का है। प्लस जल मतलब H2O मतलब जल हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे दोनों अभिक्रिया क्या है? संतुलित है। Ca यहाँ 1 है, Ca यहाँ 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, 2 है, 2 मिलके 4 है तो 3, और 1 मिलके क्या है? 4 है। मतलब यह अभिक्रिया क्या है? संतुलित है। दूसरा इसमें प्रश्न दिया गया था कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट को मिला करके जब गर्म करेंगे तो क्या बना था? जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बना था। अब जिंक का सूत्र क्या होता है? तो Zn होता है। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या है? AgNO3 होता है। जिंक नाइट्रेट का क्या होता है? ZnO3 का ट्वाइज हो जाएगा प्लस 2Hg हो जाएगा। अब यहाँ Zn एगो है तो Zn यहाँ 1 हो गया, Ag यहाँ 2 है तो यहाँ Ag भी 2 हो गया, N यहाँ कितना है? तो N के आगे 2 है तो N के नीचे देखिए 2 है। ऑक्सीजन के ना 2 3 6 है तो यहाँ 3 दूना 6 है। तो मतलब दोनों अभिक्रिया क्या हैं? संतुलित हैं। तो समझ में आ गया होगा 7 का क और 7 का ख। अब अगला प्रश्न समझेंगे 8। 8वां प्रश्न है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है? आपको केवल रासायनिक समीकरण लिख देना है। तो क्या दिखा है? पहला, एथिल एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता है। एथिल एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? इनके बारे में बताना है। दूसरा, एथिल एल्कोहल को NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? अब यहाँ पे एक एक का उत्तर जो है नोट कर लेंगे। पहला जो क्या था? एथिल एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो यहाँ पे लिखेंगे, जब एथिल एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। कितना आसान है। जब एथिल एल्कोहल किससे क्रिया करेगा? सोडियम से क्रिया करता है तो क्या बनता है?
लिखेंगे यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनता है C2H5OH। ये किसका सूत्र है? एथिल एल्कोहल का सूत्र है। और Na किसका है? यह सोडियम है। जब सोडियम के साथ क्रिया करेंगे तो C2H5Na मतलब इस किसका सूत्र है? सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र है प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। तो पहला रिएक्शन जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। दूसरा प्रश्न आया था एथिल एल्कोहल को NaOH के साथ गर्म करते हैं, तो इसका उत्तर होगा एथिल एल्कोहल को क्लोरीन एवं NaOH के साथ गर्म करने पर क्लोरोफार्म बनता है। क्या बनता है? क्लोरोफार्म बनेगा। C2H5OH ये किसका सूत्र है? एथिल एल्कोहल है, यह क्लोरीन है और यह NaOH के साथ क्रिया करेंगे CHCl3 मतलब यह क्लोरोफार्म बनेगा। और HCOONA प्लस 5 NaCl प्लस 5 H2O इसके साथ 2-3 केमिकल और भी बनता है। तो इसमें मेन जो केमिकल बनेगा उसका नाम क्या है? क्लोरोफार्म बनता है। तो यहाँ दूसरा भी रिएक्शन जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। तीसरा क्या था? एस्टिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अब क्रिया करता है, तो लिखेंगे एस्टिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर सोडियम एसीटेट बनता है और इसके साथ क्या बनता है? जल बनता है CH3COOH। ये किसका सूत्र है? एसिटिक अम्ल है। और NaOH मतलब कास्टिक सोडा हो गया। क्रिया करेंगे तो CH3COOH मतलब सोडियम जो है एसीटेट इसको कहेंगे और इसका क्या नाम है? जल है। सोडियम एसीटेट तथा क्या बनता है? जल बनता है। तो समझ में आ रहा होगा रिएक्शन। अब अगला प्रश्न था एथिल एल्कोहल को अम्लीय K2Cr2O7 के साथ गर्म करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर इसका उत्तर होगा अम्लीय K2Cr2O7 एक क्या है? ऑक्सीकारक पदार्थ है। एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकारक के फलस्वरूप प्रथम पद में एसल्डिहाइड बनता है। पहले क्या बनता है? एसल्डिहाइड बनेगा और द्वितीय पद में क्या बनता है? एस्टिक अम्ल बनता है। यहाँ पे दो जो है केमिकल बनेगा। C2H5OH को गर्म करेंगे किसके उपस्थित में? तो यहाँ पोटेशियम क्रोमेट इसको कहा जाता है। K2Cr2O7 H2SO4 के जो है ऑक्सीकरण किया जाएगा तो यहाँ पर एसल्डिहाइड बना। क्या बना? एसल्डिहाइड बना। और यह एसल्डिहाइड को जब यहाँ पे गर्म किया गया, ऑक्सीकरण कराया गया तो एसिटिक अम्ल बना। मतलब द्वितीय पद में क्या बना? एसिटिक अम्ल बना और प्रथम पद में एसल्डिहाइड बना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे लास्ट जो प्रश्न यहाँ आया हुआ था एथिल एल्कोहल एस्टिक अम्ल के साथ अब क्रिया करता है, तो एथिल एल्कोहल एस्टिक अम्ल के साथ अब क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो लिखेंगे एथिल एल्कोहल एस्टिक अम्ल के साथ जब क्रिया करके एथिल एसीटेट तथा जल बनता है, इस अवक्रिया को एस्टीकरण अवक्रिया भी कहते हैं। कई बार में अलग से प्रश्न आता है एस्टीरीकरण पर टिप्पणी दीजिए या एस्टीकरण अवक्रिया क्या होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? जब एथिल एल्कोहल एस्टिक अम्ल के साथ जब क्रिया करता है तो एथिल एसीटेट बनता है और उसके साथ कौन बनता है? जल बनता है और इस अवक्रिया को एस्टीरीकरण अवक्रिया कहते हैं। C2H5OH ये किनका सूत्र है? तो एथिल एल्कोहल है। CH3COOH ये किसका सूत्र है? एस्टिक अम्ल है। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? एथिल एसीटेट बनेगा। इसका सूत्र क्या है? CH3COOC2H5 प्लस H2 ये किनका सूत्र है? तो यह जो है एथिल एसीटेट का सूत्र है और यह अभिक्रिया का क्या नाम होगा? तो एस्टीरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा इसमें क्या होता है। जब इसमें टोटल 5 प्रश्न पूछे गए, पांचों प्रश्न को सरल भाषा में बताया गया। तो अगला प्रश्न दिया गया था, इसका अथवा दिया गया था। 7 का जो है अथवा क्या है? निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साबुन की सफाई प्रक्रिया, संकलन अवक्रिया और संक्षारण, यहाँ 3 पर जो है टिप्पणी आपको संक्षिप्त में देना है। तो पहले जो है साबुन की जो है क्या बताना है? सफाई प्रक्रिया क्या है। तो साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या होता है? तो याद रखेंगे मैल जो होते हैं वह तैली होते हैं। तैली मतलब तेल उसमें रहते हैं। मैल के अंदर क्या होता है? तेल का भी गुण उसके अंदर होता है जिसकी वजह से मैल क्या होता है? चिपका होता है। तो मैल तैली होते हैं। जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है और जल रागी सिरा चारों तरफ पानी में क्या होता है? घिर जाता है, जिससे मिसेल की संरचना बनती है। मिसेल की संरचना कैसे बनता है? जल विरागी सिरा किसमें? तेल में घुल जाए और जल रागी सिरा चारों तरफ पानी में घिर जाता है, जिससे मिसेल की संरचना बन जाती है। साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में क्या करता है? मदद करता है और
और कपड़े को क्या कर देता है, साफ हो जाता है। यही साबुन की क्या है, स्वच्छीकरण अभिक्रिया है। और मिसेल की संरचना कैसे बनता है, तो यहाँ पे जो बना है मिसेल की संरचना बना है। यहाँ पर क्या है, मिसेल की संरचना यन्ने 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 और यन्ने, क्योंकि इस साबुन के अंदर जो है क्या रहता है, मिलाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के अणु होते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, यन्ने के ऊपर क्या प्लस है। यह जो अभिक्रिया बना है साबुन का स्वच्छीकरण अभिक्रिया माना जाता है। अगला क्या प्रश्न आया था, संकलन अभिक्रिया। अब संकलन अभिक्रिया क्या है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल उत्प्रेरक के उपस्थित में हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेगा और निकिल उत्प्रेरक का उपस्थित में जब हाइड्रोजन के साथ जब जुड़ता है तो असंतृप्त से किस में बन जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। इसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। संकलन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, योगात्मक अभिक्रिया है। अब यहाँ पर एथिलीन हाइड्रोजन, एथिलीन किस में आता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है, और हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया करते हैं तो एथेन, एथेन किस में आता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। असंतृप्त मतलब दुई बांड और तीन बांड होता है, और संतृप्त में क्या होता है, केवल एकल बांड होता है। यहाँ देखिए डबल बांड लगा है तो यह क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और यहाँ देखिए सिंगल बांड लगा है तो यह क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो क्या कहेंगे, जब एथिलीन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, एथेन बनता है। किसके उपस्थित में, निकिल के उपस्थित में। तो समझ में आ गया होगा, संकलन अभिक्रिया का मतलब होता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलेगा, लेकिन किनके उपस्थित में, तो निकिल उत्प्रेरण के उपस्थित में। और इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या होता है, संकलन अभिक्रिया कहा जाता है। और इस जो है इस पेपर में सबसे लास्ट प्रश्न आया था, संक्षारण। संक्षारण का अर्थ होता है जंग लगना। जैसे लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो जंग लगने को ही विज्ञान में क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारण क्या होता है, वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा, वायु मतलब हवा अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना क्या कहलाती हैं, संक्षारण कहलाती हैं। जिसे क्या कहता है विज्ञान में, उसको जंग लगना या उसको मूर्छा कहा जाता है, संक्षारण उसी को कहा जाता है। यह किसके उपस्थित में होता है, वायु और रासायनिक पदार्थों द्वारा धातु को धीरे धीरे क्षय होना क्या कहलाती हैं, संक्षारण कहलाती हैं। तो यहाँ पर टोटल जो है रसायन विज्ञान का यह लास्ट प्रश्न बोर्ड में पूछा गया और सभी प्रश्नों को बताया गया। अब यहाँ से जो है जीव विज्ञान का प्रश्न चालू होगा। तो क्वेश्चन क्या आया हुआ था, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का सिक्का या जो है मुद्रा के रूप में जाना जाता है। इसमें दिया गया चार ऑप्शन, ADP, ATP, AMP, पायूरिक अम्ल। तो इसमें याद रखेंगे ATP को जो है ऊर्जा का सिक्का माना जाता है। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है। निम्न कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाएगा, श्वसन, तंत्रिका तंत्र, हार्मोन्स, वृद्धि। तो याद रखेंगे विकल्प जो दूसरा हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र जो है केवल जंतुओं में पाया जाता है। इसमें दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था, मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पे किया था, मटर पर, चना पर, गुड़हल पर, राइजोपस पर। तो याद रखेंगे मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था किस पौधे पे किया था, मटर पर। इस पे पहला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पाराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, क्लोरीन परत, ओजोन परत, ऑक्सीजन परत और हाइड्रोजन परत। तो याद रखेंगे इसमें कौन ऑप्शन हो जाएगा, ओजोन परत। जो ओजोन परत होते हैं वह पाराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने से क्या करते हैं, रोकते हैं। तो इसमें बहुविकल्पी वाले प्रश्न बहुत ही आसान आए हुए थे। तो यह बहुविकल्पी प्रश्न जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। अब खाद्य श्रृंखला क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, जीवों की वह क्रमबद्ध श्रृंखला
जो भोजन के आधार पर एक दूसरे के संबंधित रहती हैं खाद्य श्रृंखला कहलाती हैं। जीवों का एक क्रमबद्ध श्रृंखला होता है जो भोजन के आधार पर क्या होते हैं, वह एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहलाते हैं। जैसे घास को हिरन खाते हैं और हिरन को जो है शेर खाते हैं, तो यह एक क्रमबद्ध श्रृंखला बनता जाता है। ऐसे श्रृंखला को क्या कहा जाएगा, खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। अगला प्रश्न आया था, जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखिए। जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी को लिखना है। तो जनन स्वास्थ्य का अर्थ है कि जनन सहित संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य होता है। मतलब जन्म स्वास्थ्य में भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य होता है। जिस समाज के सदस्यों को जन अंग शारीरिक एवं क्रियात्मक रूप से समान होते हैं, उस समाज का जनात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहते हैं। तो बहुत आसान उत्तर इसका है। तो आप सभी विद्यार्थी से चाहे तो अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए और इसे याद रखिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न हर साल के बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, पराग कोश का एक नामांकित चित्र बनाइए। अब यहाँ पर पराग कोश का नामांकित चित्र बनाना है। तो यह जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर चारों ओर से ऐसे बना हुआ, मुड़ा हुआ है। इस चित्र का नाम है क्या, पराग कोश की अनुप्रस्थ काट है। तो इसको जो है आप सभी विद्यार्थी बना लीजिए। छोटे छोटे गोले के रूप में ऐसे आपको बनाना रहेगा। छोटे छोटे चार ये गोले बनाएंगे। इसके अंदर जो है क्या क्या होते हैं, मध्य भित्ति, परागकण, अंतःभित्ति, वलय कोशिकाएं, टेपिटम होते हैं। तो यह जो चित्र को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में चाहे तो बना लीजिएगा। अगला प्रश्न आया हुआ था। तो अगला प्रश्न है, पुनर्दुभवन, पुनर्जनन एवं मुकुलन में अंतर लिखिए। तो पुनः जो है पुनर्दुभवन को दूसरा क्या नाम होता है, पुनर्जनन उसका नाम होता है। दोनों में क्या अंतर है मुकुलन में? तो सबसे पहले दो कॉलम बना लेंगे और एक को लिखेंगे पुनर्दुभवन और दूसरों लिखेंगे मुकुलन। अब यह जो है पुनर्दुभवन, पुनः मतलब यहाँ पर पुनः जीव, छोटे छोटे जीव जो है रहेंगे और नए जीव का निर्माण काला बन हो जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, पुनर्दुभवन कहा जाता है। तो लिखेंगे जीवधारियों के टूटे लघु भाग या कटे हुए भाग नए जीवधारियों का निर्माण करते हैं। इसमें नए जीवधारी पुनः लिखा है। पुनर्दुभवन का मतलब ये छोटे, अगर छोटे छोटे जीव हैं और जीवधारियों से टूटे हुए लघु छोटे भाग होते हैं और उससे नए जीवधारी पैदा हो जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, पुनर्दुभवन कहा जाता है। मुकुलन में जनन के शरीर के लघु भाग कलिका के रूप में बढ़ते हैं तथा यह अलग होकर नया जीवधारी बनाते हैं। दूसरा है छिपकली, हिंसक जानवरों से बचने के लिए अपनी पूंछ गिरा देती हैं जिसका पुनः निर्माण हो जाता है। हाइड्रा पुनर्जनन कोशिकाओं को प्रयोग करके मुकुलन द्वारा जनन करता है। तो इसमें यहाँ पर दो अंतर बताया गया। तो यह अंतर जो है आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आया हुआ था, अथवा करके मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को बताना है। तो लिखेंगे यहाँ पर मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े का अलिंग गुणसूत्र तथा अंतिम 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। याद रखिए, मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े क्या होते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े को अलिंग गुणसूत्र और अंतिम 23वें जोड़े को क्या कहा जाता है, लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। द्विगुणित अवस्था में मादा का लिंग गुणसूत्र यक्ष यक्ष तथा नर का जो है लिंग गुणसूत्र यक्ष वायु होते हैं। नर के इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा मानव में लिंग निर्धारण होता है। अब याद है, नर के इन्हीं गुणसूत्रों के कारण जो है मानव में क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है। तो समझ में आ गया होगा कि मानव में जो लिंग निर्धारण प्रक्रिया था उसमें क्या क्या होते हैं। तो द्विगुणित अवस्था में मादा के लिंग गुणसूत्र यक्ष यक्ष होता है और नर वाले लिंग गुणसूत्र में क्या होते हैं, यक्ष वाई होते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ था, परिवार नियोजन की विधियां का उल्लेख कीजिए। तो परिवार नियोजन विधियां क्या होते हैं उनके बारे में बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे परिवार कल्याण। परिवार नियोजन इसी को कहा जाता है का मुख्य उद्देश्य जन्म दर को कम करना
और जब परिवार में सीमित 2 से 3 बच्चे होंगे तो कल्याणकारी योजनाओं को भली प्रकार बनाया जा सकता है। मतलब परिवार नियोजन का मतलब क्या है, उनका जन्म दर को क्या करना, कम करना, और परिवार में सीमित 2 से 3 बच्चे कम होंगे तो कल्याणकारी योजनाओं को भली प्रकार बनाया जा सकता है। परिवार में बच्चों को पेट भर अच्छा भोजन, तन ढकने को वस्त्र, उसे उचित शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल आसानी से की जा सकती है। इससे परिवार का कल्याण होगा। परिवार सीमित रखने के विभिन्न उपाय हैं। इसमें 2 विधियों में बांटा गया है। पहला विधि का नाम है अस्थायी विधियां और दूसरा का नाम है अस्थायी विधियां हैं। तो समझ में आ गया होगा परिवार नियोजन विधियां क्या हैं। तो अस्थायी विधियां होती हैं और ये क्या होते हैं, अस्थायी विधियां होती हैं। इसमें अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था, मानव का आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। अब यहाँ पर मानव का जो है आहार नाल का चित्र बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह मनुष्य का जो है आहार नाल का जो है यह पूरा जो है चित्र है। यहाँ से जो है पहले शुरुआत जो होता है दांत से लेकर के जीभ और यह ग्रसरी, कंठ द्वार, ग्रास नाल, श्वसन नाल से होते हुए आमाशय, यहाँ पे देख सकते हैं यकृत, पित्ताशय, ग्रहणी। तो ऐसे जो चित्र को बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा गया है मानव का जो है क्या है, आहार नाल का आपको चित्र बनाना है। तो ऐसे जो है बोर्ड के पेपर में जो है आपको खींचना पड़ेगा और इसमें बनाना पड़ेगा। तो चित्र को जो है समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। आगे हम लोग देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या आया हुआ था। तो अब अगला प्रश्न है, उत्सर्जन को परिभाषित करते हुए एक विकिरण की संरचना का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर उत्सर्जन की परिभाषा देना है और विकिरण की संरचना बनाना है। तो उत्सर्जन क्या होते हैं, तो हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती हैं। जो शरीर के अंदर जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उस हानिकारक पदार्थ को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। अब इसकी संरचना को देख सकते हैं। तो यह विकिरण की संरचना है और प्रत्येक जो विकिरण होते हैं वह लगभग 10 लाख अति सूक्ष्म छोटे छोटे नलिका होते हैं। कितने होते हैं, लगभग 10 लाख जो है इसमें छोटे छोटे जो है नलिकाएं होती हैं और इस नलिका को ही वृक्क नलिकाएं कहा जाता है, विकिरण कहा जाता है और इसे अगला नाम क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन भी कहा जाता है। और ये नेफ्रॉन का जो प्रारंभिक भाग होता है, मतलब सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है देख सकते हैं यह प्याले के आकार का होता है और उसका नाम क्या होता है, बोमेन संपुट इसका नाम होता है। प्रत्येक जो है बोमेन संपुट जो है प्याले नुमा खांचे का जो है रक्त नलिका होती हैं। तो इसके बारे में जो है आपको लिखना पड़ेगा। इसमें लगभग 10 लाख जो है अति सूक्ष्म छोटे छोटे जो है नलिकाएं होती हैं, उस नलिका को नेफ्रॉन कहा जाता है। तो नीचे जो है आप सभी विद्यार्थी यहाँ लिख लीजिए, प्रत्येक वृक्क में, याद रखेंगे, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख अति सूक्ष्म नलिका होती हैं जिन्हें वृक्क नलिकाएं या विकिरण या नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन एक उत्सर्जक इकाई होती हैं। नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग एक प्याले के समान होता है। जो प्याला होता है प्याले के आकार का होता है। जहाँ यहाँ देख सकते हैं यह प्याले का आकार का बना हुआ है। इस आकार को ही क्या कहा जाता है, बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट को प्याले नुमा खांचे में रक्त का नलिका का एक गुच्छा होता है। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एक गुच्छा भी बना हुआ है। यहाँ देखें नीचे गुच्छा बना है, उसे क्या कहते हैं, इसे ग्लोमेरुल्स कहते हैं। ग्लोमेरुल्स एवं बोमेन संपुट को मिलाकर मैलपिग्गी कोश कहते हैं। नेफ्रॉन का शेष भाग नलिका के रूप में होता है। तो यहाँ पर इसे चाहे तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं क्योंकि यह प्रश्न
हर साल के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें बायोलॉजी के सभी प्रश्नों को हल करके आज के इस वीडियो में बताया गया। तो यह वीडियो आप सभी विद्यार्थियों को कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।